जय हिंद साथियों, मैं संतोष कुमार पांडे, आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें एएमयू एंट्रेंस 11th एंट्रेंस में आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड हम लोग एक सीरीज शुरू किए थे। तो उसी का ये थर्ड पार्ट है। आइए आज भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इंटरेस्टिंग है और 11th एएमयू एंट्रेंस में पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट ए बी द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले इसमें सेट नया वर्ड यूज हो रहा है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको सेट के बारे में बताया था। सेट सिंपली मैथमेटिक्स में सेट जो है एक कलेक्शन बॉक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, वो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होते हैं। और वेल डिफाइंड क्या होता है, अब इसमें डीप में मैं नहीं जा रहा हूं, बस आप इतना समझें कि सेट क्या होता है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और वेल डिफाइंड वर्ड बाद में डिफाइन किया जाएगा। सिंपली आप ये समझे कि ए एक बॉक्स है जिसको मैथमेटिकली हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। और इसमें कुछ नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? ए इज द सेट ऑफ, यानी ए इज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो सेट ए है इसमें कैसे नंबर्स कलेक्ट किए गए हैं? स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब इसमें क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, इन सब का एक कलेक्शन है। डेफिनेटली आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स यूज्ड इन काउंटिंग, दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो ए क्या है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, यानी इसमें कौन से नंबर्स हैं? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। 1 स्क्वायर यानी कि 1, 2 स्क्वायर यानी कि 4, 3 स्क्वायर यानी कि 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। तो ये ऐसे नंबर्स का कलेक्शन है। और आगे देखें, आगे इसमें लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, सॉरी x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a। ये कुछ नोटेशन है आपके सामने, यहाँ पे पहली बार आ रहा है तो उनको आप समझ लें। ये लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या है, जो स्मॉल अल्फाबेट से लिखे जाते हैं, देखिए कैपिटल अल्फाबेट से जो लिखे जाते हैं वो सेट्स होते हैं। मतलब सेट्स को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल अल्फाबेट से उन सेट के अंदर जो कलेक्शन होता है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि ए इज द सेट, और अगर वन के बारे में मुझे बात करनी हो तो मैं क्या कहूंगा कि 1 बिलोंग्स टू ए, यानी 1 इज अ मेंबर ऑफ बॉक्स ए, 1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो क्या बोलेंगे, 1 जो है इस सेट ए का एक मेंबर है, तो हम इसको बोलेंगे कैसे, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। और लिखेंगे कैसे, 1 बिलोंग्स टू ए। तो कभी भी 1 बिलोंग्स टू ए लिखा है, इसका मतलब है 1 बॉक्स ए का ही एक मेंबर है, या 1 जो है इस फैमिली का एक मेंबर है। तो यहां पे लिखा गया है कि x बिलोंग्स टू ए, यानी x एक नंबर है जो ए फैमिली का है। ठीक है ना। तो अब आप ध्यान दें, लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a, यानी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू a, यानी x a सेट का कोई मेंबर है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि इस फैमिली में केवल स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है और x इसी फैमिली का एक मेंबर है। डेफिनेटली x की वैल्यू क्या होगी, एक स्क्वायर नंबर होगी। यानी x क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4, 9, 16, 25, 36, इन सब में से x की कोई एक वैल्यू होगी। और साथ ही लिखा है कि y बिलोंग्स टू a, यानी कि y बिलोंग्स टू a, यानी कि y भी इसी फैमिली का एक मेंबर है, यानी y भी एक 1, 4, 9, 16, 25 इन्हीं में से कोई एक नंबर है। कहने का मतलब ये, आपको ये कंक्लूड करना है कि इफ x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a, इट मींस x एंड y बोथ आर स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब x एंड y दोनों ही कोई ना कोई नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, यानी इन x की दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ओके, तो अब आपको बताना है कि क्या x प्लस वाई, तो एक काम करता हूं, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। सिंस x बिलोंग्स टू a, यानी x एक स्क्वायर नंबर है, तो सपोज कर लेता हूं लेट x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू सपोज कर लीजिए आप 9। ठीक है ना। तो अब पूछा गया है फर्स्ट ऑप्शन, क्या x प्लस वाई बिलोंग्स टू a, क्या x प्लस वाई दोनों, x एंड y दोनों को ऐड करेंगे तो जो नंबर मिलेगा क्या वो भी a फैमिली का होगा, यानी वो भी एक स्क्वायर नंबर होगा। तो चेक करिए, x प्लस वाई यानी कि 4 + 9 13 एंड 13 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, सो a इज द रॉन्ग आंसर।
बी की बात करें x माइनस वाई, तो x माइनस वाई 4 माइनस 9 करेंगे -5 या 9 माइनस 4 करते हैं तो 5 -4 एंड 5 बोथ आर नॉट द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यानी कि बी इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। x अपॉन वाई की बात करेंगे, x अपॉन वाई तो ये हो जाएगा आपको 4 अपॉन 9 और 4 अपॉन 9 ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, लेकिन 4 अपॉन 9 एक फ्रैक्शन हो गया और ये फ्रैक्शन ये स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये इस फैमिली का मेंबर नहीं है क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस नहीं है, इसमें क्या है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है और ये 4 अपॉन 9 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। सो सी इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन एंड डी क्या है आपका एक्स वाई बिलोंग्स टू ए और x की प्लेस पे 4 y की प्लेस पे 9 रखेंगे तो 4 9 या 36 मतलब 36 हो जाएगा एंड 36 इज 6 स्क्वायर। ओके, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जो एक्स वाई होगा वो एक स्क्वायर नंबर होगा, डेफिनेटली डी इज द राइट आंसर। अब इतना मैंने एक्सप्लेन किया है एग्जांपल देकर के, आप इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एक्सपोनेंट रूल्स होते हैं वो केवल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में अप्लाई होते हैं, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां क्या है पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी भी एक्सपोनेंट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते हैं। तो आपको केवल सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन को चेक करना चाहिए और डेफिनेटली सी ऑप्शन में क्या है डिवाइड हो रहा है, तो जब दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपको एक नेचुरल नंबर मिले, तो ये कभी सही हो सकता है और कभी सही नहीं भी हो सकता है। लेकिन अब जैसे आपको एग्जांपल दूं कब सही होगा, ये देखो, अगर आपने x इक्वल टू ले लिया 4 और y इक्वल टू आपने ले लिया 16 और x अपॉन y, या x इक्वल टू आपने 16 ले लिया, y इक्वल टू आपने 4 ले लिया, तो x अपॉन y कितना हो जाएगा 16/4 यानी कि 4 और ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो गया। बट दिस नॉट ऑलवेज, ये हमेशा जैसे इस केस में x अपॉन y की वैल्यू 4 है, ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, लेकिन इस केस में x अपॉन y की वैल्यू 4 अपॉन 9 है और ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। यहां तो ये a को बिलोंग कर रहा है लेकिन यहां a को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जो बात कभी मतलब कभी सही हो कभी गलत हो तो उसको हम लोग सही नहीं मानते हैं। मैथमेटिक्स में कोई चीज सही तभी मानी जाती है इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल, ऑलवेज यूनिवर्सली ट्रू हो तभी उसको ट्रू मानते हैं। ओके, और मल्टीप्लिकेशन में मोस्टली एक्सपोनेंट रूल्स ट्रू होते हैं, तो डेफिनेटली एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। आई होप आपको एग्जांपल सही मैंने दिया है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद द यूज ऑफ 3 डिफरेंट वेट्स ऑफ 1 kg, 3 kg एंड 9 kg, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपने सिलेबस में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो आइए देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। आपके सामने 3 वेट्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है, एक 1 kg का है, एक 3 kg का है और एक 9 kg का है। तो 3 वेट्स है, इन तीनों वेट्स की हेल्प से आप कितने डिफरेंट वेट्स को वेट कर सकते हैं। और कंडीशन ये है कि आप किसी भी वेट को किसी भी, जैसे जो बैलेंस होता है तराजू आपने देखा होगा, सब्जी मार्केट में देखा होगा, सब्जी दुकान वाले पे, सब्जी के दुकान वालों पे होता है कुछ लोगों के पास, जिसमें 2 पैन होते हैं। तो दोनों पैन में कहा गया है कि जो वेट्स है आप किसी भी पैन पे यूज कर सकते हो सकता है तीनों को एक साथ यूज कर ले, 2 को लेफ्ट में रखें, 1 को राइट में रखें, मतलब इस तरीके से आपको किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग इन ऑल द पॉसिबल वेज ऑफ दिस 3 डिफरेंट वेट्स, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ वेट्स कैन बी मेजर्ड, आपको ये बताना है कि टोटल कितने डिफरेंट वेट्स को आप मेजर कर सकते हैं। आइए आपको क्या करना है, सिंपली इनमें से कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। कॉम्बिनेशन क्या है, देखिए एक बड़ी शॉर्टकट बताऊं आपको। मिनिमम वेट आप 1 kg का वेट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटा वेट इसमें 1 है, तो 1 किलोग्राम का मिनिमम, कम से कम 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम से कम का वेट आप वजन मेजर नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो इन तीनों को प्लस कर दीजिए, 1 + 3 + 4, 4 + 9 इज 13, यानी कि आपकी जो रेंज पता चल गई कि कम से कम 1 किलोग्राम वेट कर सकते हैं और मैक्सिमम 13 किलोग्राम वेट कर सकते हैं। इन बिटवीन देखना है कि और कितने कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। तो देखिए 3 - 1 = 2, मतलब इस पे राइट साइड में आपने 3 किलोग्राम का रख दिया, लेफ्ट साइड में 1 किलोग्राम का रख दिया, उधर ही सामान रख दिया, तो फाइनली कितना वेट हो जाएगा 2 किलोग्राम का। तो यानी इनके कॉम्बिनेशंस बना लो। 3 - 1 = 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम का तो वेट कर ही सकते हैं। 1 + 3 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और 9 - 3 + 1, 3 + 1 is 4, 9 में से माइनस करेंगे तो 9 - 4 is 5 किलोग्राम का वेट कर सकते हैं। 9 - 3 6 किलोग्राम का भी वेट कर सकते हैं। और 3 - 1 कितना हो गया 2, और 9 - 2 is मतलब 9 और 1 यानी कि 10 किलोग्राम का एक पैन पे रख लीजिए और दूसरे पैन पे 3 किलोग्राम का रख दीजिए, तो 9 - 3 कितना हो गया 7, तो 7 किलोग्राम का भी आप वेट कर सकते हैं। फिर 9 - 1 8 किलोग्राम वेट कर सकते हैं। 9 + 1 10 किलोग्राम, ठीक है ना, 10 हो गया। और फिर 11 का हम कैसे वेट करेंगे, देखिए
9 प्लस 3 12, यानी एक पेन पे आप 9 किलोग्राम 3 किलोग्राम दोनों का वेट रख दीजिए तो 12 किलोग्राम हो गया। लेफ्ट साइड में 1 किलोग्राम रख दीजिए तो 12 माइनस 1 11 हो गया। तो इस तरीके से 11 किलोग्राम का वेट कर सकते हैं आप। 9 प्लस 3 12 एंड 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, ये मैक्सिमम। तो मिनिमम 1 किलोग्राम वेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 13 किलोग्राम वेट कर सकते हैं, और इन बिटवीन कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। तो इन बिटवीन जो कॉम्बिनेशंस हैं आपके सामने, तो टोटल आप देख सकते हैं आपके 1 किलोग्राम से लेकर के 13 किलोग्राम तक के सभी वेट ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। सो फाइनली क्या लिखा है? If the objects to be weighted and the given weight may be placed in either pan of the scale, so how many object of different weight can be weighted? तो कितने different weight को weight कर सकते हैं? Total 13, 1 to 13 किलोग्राम तक हम वेट कर सकते हैं। मिनिमम 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, हर तरीके के वेट्स को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज अ ग्रुप ऑफ काउज एंड मैन, द नंबर ऑफ लेग्स वाज 14 more than twice the number of heads. The number of cows was. अब यहां थोड़ा कॉमन सेंस की बात हमें करनी है। यहां दो तरीके के लिविंग थिंग्स हैं, वन ऑफ देम इज काउ एंड अदर इज मेन। अब आपको पता है काउ के बारे में, ये कॉमन सेंस की बात है, काउ के बारे में आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि काउ के जो लेग होते हैं वो 4 होते हैं, मतलब एक काउ के 4 लेग्स होते हैं, और हेड कितने होंगे? 1 ही होगा। और मैन के बारे में बात करेंगे तो मैन के लेग्स कितने होते हैं? 2, और हेड कितना होता है? 1। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए फिर क्वेश्चन को आप हिट करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए क्या है, आपको फाइनली बता दें नंबर ऑफ काउज। हमें पता नहीं कि टोटल काउ कितनी है, मेन कितने हैं। हम सपोज करें नंबर ऑफ काउज वर x एंड नंबर ऑफ मेन y। अब एक बात बताइए, टोटल काउ है x, एक काउ की लेग्स कितनी है? 4, तो x काउ की 4 लेग कितने हो जाएंगी? मतलब एक काउ की लेग होते हैं 4 और टोटल काउ है x, तो टोटल लेग कितने हो जाएंगे? 4x। हम लेग्स की बात करें, टोटल लेग्स कितने हो गए? 4x तो काउ के हो गए, और मैन के एक आदमी के 2 लेग होते हैं, और टोटल मैन कितने हैं? y, तो टोटल लेग्स कितने हो गए मैन के? 2y। तो ये तो टोटल लेग्स हो गए। अब हेड्स की बात करें, हेड्स एक्स काव है तो एक्स हेड होंगे, और वाई मेन है तो वाई ही हेड होंगे, ठीक है। तो टोटल हेड हो गए एक्स प्लस वाई। और यहां जो रिलेशन दिया है, द नंबर ऑफ लेग्स, यानी कि नंबर ऑफ लेग्स was 14 more than twice the number of heads, मतलब ये लेग्स हैं और ये हेड्स हैं, इनमें क्या रिलेशन है? नंबर ऑफ लेग्स was 14 more than, ये ज्यादा है, 14 ज्यादा है, किससे? ट्वाइस ऑफ हेड्स, यानी हेड्स को अगर आप ट्वाइस कर दें उससे ये 14 ज्यादा है, यानी कि ये बड़ा है, यानी ये छोटा है। तो अगर इसमें आप 14 प्लस कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। फाइनली वी गेट अ लीनियर इक्वेशन। अब दोनों की वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। तो लेग्स की प्लेस पे आप क्या रखेंगे? टोटल लेग्स कितने हैं? 4x प्लस 2y, और हेड्स की प्लेस पे क्या रखेंगे? x प्लस y। दिस इज x प्लस y एंड प्लस 14। सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 4x प्लस 2y इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 14। 2y cancelled, 4x minus 2x is 2x, 2x equal to 14, so x equal to 7, यानी number of cows are equal to 7, so correct answer is B। अब अगर आप इसमें ये सोचें कि नंबर ऑफ काउज तो 7 होगी, नंबर ऑफ मेन कितने होंगे, तो आप इवेलुएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कंडीशंस गिवन है इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम केवल एक ही इक्वेशन फॉर्म कर पाए हैं, और वेरिएबल्स यहाँ पे 2 हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? नंबर ऑफ काउज एंड नंबर ऑफ मेन्स, यानी कि x एंड y, 2 वेरिएबल्स आर देयर एंड वी हैव ओनली वन इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, if 2 variables are there, then 2 equations should be there, then we can able to calculate both the variables, but in this question according to given condition only one equation can be formed। Is it clear? तो हम लोग केवल नंबर ऑफ काउ ही बता सकते हैं, नंबर ऑफ मेन अगर पूछा जाए तो इक्वेशन इनकम्प्लीट कर दिया जाएगा, मतलब ये इनसफिशिएंट डेटा कह करके इसको हम लोग गलत कह सकते हैं। ओके, तो फिलहाल ये ठीक है, क्योंकि जो कंडीशन है उससे हम नंबर ऑफ काउ फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two candles of the same height are lighted at the same time। देखिए दो कैंडल है, दोनों की हाइट सेम है,
दोनों की हाइट सेम है, सपोज कर लेते हैं कैंडल ए एंड बी, दोनों की हाइट सेम है, तो मैं हाइट सपोज कर लेता हूं, आप एक्स वाई जेड H1 H2 कुछ भी सपोज कर सकते हैं, मैं इनकी हाइट सपोज कर लेता हूं कि ए की हाइट क्या है 100 सेंटीमीटर और इसकी भी 100 सेंटीमीटर। मैंने इसलिए सपोज कर लिया कि ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा 100 की फॉर्म में, 100 ले लो, 10 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे कंडीशन ये है, द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 4 आवर्स, तो ये टोटली कंज्यूम हो जाती है 4 आवर्स में, यानी 4 आवर्स में ये पूरी कैंडल जल जाएगी, एंड हो जाएगी, और ये 3 आवर्स में हो जाएगी, ठीक है ना। फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 4 आवर्स एंड सेकेंड इन 3 आवर्स। इज इट क्लियर? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, दोनों की हाइट सेम है लेकिन जलने का जो रेट है वो डिफरेंट है, यानी डेफिनेटली हाइट सेम है, यानी इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, क्योंकि ये 4 घंटे में जल रही है, यानी इसके जलने का रेट है स्लो है, धीरे धीरे जल रही है, और ये जल्दी खत्म हो रही है 3 घंटे में, यानी ये तेजी से जल रही है, यानी हो सकता है इसकी थिकनेस कम हो, यानी ये पतली कैंडल है, ये मोटी कैंडल है, ये हाइट दोनों की सेम है लेकिन ये मोटी और ये पतली है, इसलिए जल्दी खत्म हो जा रही है वाली कैंडल, और ये वाली देर में खत्म हो रही है, ठीक है। खैर, अब यहां से हम एक बात कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 4 घंटे में पूरी खत्म हो रही है, ये 3 घंटे में पूरी खत्म हो रही है, तो 1 घंटे में ये कितनी कंज्यूम हो जाएगी, मतलब पार्ट ऑफ दिस कैंडल कंज्यूम इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 4 आवर में 100, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा 100/4, यानी कि 25, अगर इसकी हाइट 100 सेंटीमीटर है, ये जो भी है, तो इसका 25 कंज्यूम हो जाएगा, इसमें कितना कंज्यूम हो जाएगा 100/3 कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचा कितना रहेगा। अच्छा एक बात इसमें क्वेश्चन देखिए, कंज्यूम इन 4 आवर्स एंड 3 आवर्स, एज्यूमिंग दैट ईच कैंडल बर्न्स एट द कांस्टेंट रेट, दोनों को जलने का रेट जो सेम है, in how many hours after being lighted was the first candle twice the height of the second, मतलब एक साथ दोनों कैंडल्स को जला दिया गया, तो ये धीरे धीरे जल रही है, तेजी से जल रही है, तो कोई ऐसी टाइमिंग आएगी, ऐसी सिचुएशन आएगी जिस समय इसकी हाइट जितनी भी होगी, इसकी हाइट उसकी हाफ होगी, यानी इसकी हाइट अगर 10 सेंटीमीटर होगी तो इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर होगी, अगर ये 40 सेंटीमीटर होगी तो इसकी हाइट 80 सेंटीमीटर होगी, एक ऐसी टाइमिंग आएगी। तो वो बताना है कि टाइमिंग क्या है, कितने समय बाद ये सिचुएशन आएगी कि इसकी हाइट जितनी भी होगी, इसकी हाइट इसकी हाफ हो, मतलब अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर, तो कितने समय बाद ये सिचुएशन आएगी, कुछ इस टाइप की कंडीशन है। तो एक बात बताइए, मैं सपोज कर लेता हूं कि x आवर्स के बाद ये सिचुएशन आ जाएगी, मैथमेटिक्स में बड़ा इजी हो जाता है, हमें कुछ पता नहीं है ना, उसको अननोन सपोज कर लेते हैं x, तो हमें ये बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स आफ्टर बीइंग लाइटेड, मतलब जलाने एक साथ दोनों को जला दिया है, तो उसे कितने समय बाद ये सिचुएशन आएगी, कौन सी, ये जितनी भी हो ये उसकी हाफ हो। तो मैंने सपोज कर लिया कि लेट x आवर्स लेटर बीइंग लाइटेड, तो x आवर, तो 1 आवर में ये 25 जल गई, ये 100/3 जल गई, तो x आवर्स में ये कितनी कंज्यूम हो जाएगी, 1 आवर में 25, तो x आवर में 25x कंज्यूम हो गई, ये कितनी कंज्यूम हो जाएगी 100x/3, ये कंज्यूम हो गया, तो इतनी जल गई। तो जले हुए के बारे में हमें बात नहीं करनी, हमें क्या बताना है कि इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर बीइंग लाइटेड वाज द फर्स्ट कैंडल ट्वाइस द हाइट ऑफ द सेकंड, मतलब कितने समय बाद ये इसकी डबल हो रहे बची रह जाएगी। ये तो जल चुका पार्ट है, बचे हुए पार्ट की बात करता हूं, तो अब देखिए रिमेनिंग, मैं यहां लिख लेता हूं इसके ऊपर, ये x आवर्स के बाद 25x पार्ट तो जल गया, तो बचा कितना है, तो टोटल 100, 25x जल चुका है, यानी 100 माइनस 25x, 100 माइनस 25x ये बचा हुआ है, और ये कितना बचा रहेगा, हाइट तो इसकी भी 100 है, कितनी बची रह जाएगी ये 100 माइनस 100x/3, तो x आवर्स के बाद जो कैंडल 4 आवर्स में जल जा रही है वो इतनी बची हुई है, जो 3 आवर्स में जल रही है वो इतनी बची हुई है, तो डेफिनेटली हम लोगों ने x सपोज किया है, कुछ इस तरीके से सपोज किया है कि ये जितना भी हो ये उसका हाफ होगा, यानी दिस इज हाफ ऑफ दिस, या दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस, यानी ये इसका ट्वाइस है या ये इसका हाफ है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करेंगे। तो ये जो पहली कैंडल है ये इसकी डबल है, यानी अगर आप इसको डबल कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। बस अभी जल्दी सॉल्व कर देते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 100 माइनस 25x, और राइट हैंड साइड क्या है 200 माइनस 200x/3, बस इसको इजीली सॉल्व कर देते हैं, x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए तो इस क्वांटिटी को आप लेफ्ट में लाइए, तो कितना होगा 200x/3,
और ये -25x ऑलरेडी यहीं पे है, और दिस इज 200 माइनस 100 इज 100। एलसीएम ले लीजिए, तो 200x माइनस 75x बाय 3 इक्वल टू 100। 200x माइनस 75x इज, इधर सॉल्व कर देते हैं, 125x, और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड 100, कैंसिल कर दिए, 25 5 जा, 25 4 जा, सो x इज इक्वल टू 3 4 जा 12 अपॉन 5। और इसको अब 12 अपॉन 5 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, देखिए ऑप्शंस को एक बार मैं क्लियर कर दूं, यहां कंफ्यूजन हो रहा है। ऑप्शंस में देखिए, किसी भी ऑप्शन में 12/5 नहीं, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं इसको, 2 होल 2/5 आवर्स। इज इट क्लियर? मैंने कैंडल्स की हाइट को 100 सपोज कर लिया था, 100 सेंटीमीटर 100 मिलीमीटर कुछ भी सपोज कर लिया था, आप उसको 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या है कि दोनों की हाइट को सेम रखना है, आप x ले सकते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2 होल 2/5, यानी दोनों को अगर एक साथ जला दिया जाए तो 2 होल 2/5 आवर्स के बाद पहली कैंडल की जो हाइट होगी वो दूसरे वाले की डबल बची रह जाएगी। अगर पहली 10 सेंटीमीटर बची रहेगी तो दूसरी की हाइट कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड बी इंक्रीज बाय 50%। एक मिनट, चलिए ये सभी क्वेश्चंस हो गए, मुझे लग रहा था कोई क्वेश्चन छूट गया है शायद, कैंडल हो गया। हाँ, if the length of rectangular field we increase by 50% and the breadth we decrease by 25%, find the percentage change in area। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, 7th 8th लेवल का क्वेश्चन है। चलिए एक बार डिस्कस कर देते हैं। ये रेक्टेंगल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी इंक्रीज बाय 50%। सपोज कर लेते हैं कि इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ भी 100 सेंटीमीटर, हम सपोज कर सकते हैं ऐसा। अब आप कहेंगे सर रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ डिफरेंट होगी, कोई जरूरी नहीं डिफरेंट होगी, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल कह सकते हैं, मतलब 100 इसलिए लिया है ताकि कैलकुलेट हम इजीली कर सकें, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहें तो इसको x ले लें, इसको y ले लें, इसको 100 ले लें, इसको 50 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 100 लिया है ताकि इनके परसेंटेज कैलकुलेट करने इजी होते हैं, टाइम बच जाता है। ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने 100 लिया है तो ये क्या हो गया, स्क्वायर, एंड यू नो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो इसको हम कर सकते हैं। तो फाइनली इसका एरिया क्या होगा, मैंने एक ऐसा रेक्टेंगल सपोज किया जिसकी लेंथ ब्रेड्थ दोनों इक्वल है, दोनों 100 है, तो इसका एरिया कितना हो गया, 10,000 स्क्वायर यूनिट। अब क्या हुआ, इस रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज बाय 50%, तो लेंथ 50% इंक्रीज करिए, तो लेंथ 100 है, 50% ऑफ 100 इज 50, तो लेंथ हो कितनी गई, 100 थी, 50 इंक्रीज हो गई तो कितनी हो गई, 150। एंड ब्रेड्थ भी डिक्रीज बाय 25%, ब्रेड्थ 100 है, 25% डिक्रीज हो गया, 25% ऑफ 100 इज 100 माइनस 25, सो ब्रेड्थ कितनी हो गई, 100 माइनस 25, यानी कि ब्रेड्थ हो गई 75। तो ओरिजिनली एरिया A1 सपोज कर लिया, अब जो एरिया है उसको A2 सपोज कर लिया, तो एरिया कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, दिस इज 0, 15 5 जा 75, कैरी 7, एंड 15 7 जा 105, 105 प्लस 7 112, यानी कि फाइनली जब लेंथ को इंक्रीज किए, ब्रेड्थ को डिक्रीज किए, तो एरिया कितना हो गया, 11,250 स्क्वायर यूनिट। तो डेफिनेटली चेंज हुआ है एरिया, क्या चेंज हुआ है, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ है, 11,250 माइनस 10,000, तो इंक्रीज कितना हो गया, इसको माइनस कर दीजिए, 1,250 स्क्वायर यूनिट एरिया इंक्रीज हो गया। आपको इंक्रीज परसेंट बताना है, तो इंक्रीज परसेंट इज इंक्रीज कितना हुआ है, 1250 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू यानी कि इनिशियल जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है, ये 10,000 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसको सॉल्व कर दिए, दोनों जीरो कैंसिल हो गए, ये जीरो भी कैंसिल हो गया, दिस इज 5 2 जा 5 25 जा, दिस इज 25, तो फाइनली 25/2% इंक्रीज हो गया, 25/2 यानी कि 12 होल 1/2%। सो 12 होल 1/2, बी इज द राइट आंसर। ओके, कंफ्यूज मत हो जाएगा कि रेक्टेंगल कहा गया, मैंने स्क्वायर सपोज कर लिया, एवरी स्क्वायर ये रेक्टेंगल मैंने इसलिए सपोज कर लिया है क्योंकि यहाँ पे साइड्स को 100 लेने पे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आपको इसमें मजा नहीं आ रहा है तो आप x सपोज कर लो, लेंथ को, ब्रेड्थ को y सपोज कर लो, फिर कैलकुलेशन में उलझे। ओके, तो उलझने से बेटर है कि इजी करें, हमें टाइम सेव करना है एंट्रेंस क्लासेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट 10% टू रीस्टोर इट्स फॉर्मर प्राइस। कोई सामान था
उसकी वैल्यू बढ़ गई थी। क्या हुआ कि नई वैल्यू, बढ़ी हुई जो वैल्यू है उसको 10% अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो ओरिजिनल प्राइस, मतलब सपोज कर लीजिए कि ये ईयर 2025 है और 2024 में कोई सामान था, उसके बारे में बात हो रही है कि 2025 में उसकी जो भी कॉस्ट है, अगर उसको 10% कम कर दिया जाए तो उसकी कॉस्ट क्या मिल जाती है, जो कॉस्ट उसकी 2024 में थी। मतलब ये फॉर्मर प्राइस हो गया और ये न्यू प्राइस हो गया। ठीक है, तो न्यू प्राइस को 10% डिक्रीज करने पे आपको फॉर्मर प्राइस मिल जाता है। ठीक है, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि न्यू प्राइस कितना है 100। ठीक है, अब आपने इसका 10% माइनस किया तो 10% कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 100 इज 10। तो इसमें से 10% माइनस करिए, यानी 100 माइनस 10, यानी कि फॉर्मर प्राइस कितना हो गया आपका 90। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है ना, अब आपसे पूछा गया है द न्यू प्राइस इज मोर देन द फॉर्मर प्राइस। ये नया प्राइस है, देखो बच्चों जो कंपेरिजन किया जाता है, तो आप ये समझें, पहले एक एग्जांपल देता हूं। ये पर्सन ए है और ये बी है, इसके पास 100 रुपीज है और इसके पास 200 रुपीज है। अब कंपेरिजन किया जाए तो बी इज 100% ग्रेटर देन ए, या ये कह सकते हैं बी इज ट्वाइस ऑफ ए एंड ए इज हाफ ऑफ बी। तो कहने का तरीका बदल जाता है। अगर मैं ये कहूं कि बी इज 100 रुपीज मोर देन ए, और ये कह सकता हूं ए इज 100 रुपीज लेस देन बी, तो ये तो ठीक है। लेकिन जब परसेंट में बात करेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। बी इज 200% ऑफ ए और ए के बारे में बात करेंगे तो ए इज 50% ऑफ बी। तो परसेंटेज में किस से आप कंपेयर कर रहे हैं उस बिहाफ पे वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, तो आपने ये समझ लिया कि अगर बी के पास 100 है, मतलब ये जो ओरिजिनल न्यू प्राइस अगर 100 है तो इसकी फॉरवर्ड प्राइस कितनी थी 90। कैसे हुआ मैंने एक्सप्लेन किया था अभी। अब आपको ये बताना है कि न्यू प्राइस जो 100 है ये ओरिजिनल प्राइस से कितना ज्यादा है। तो पहले ये बताइए कितना ज्यादा है। ये 90 है फॉरवर्ड प्राइस और न्यू प्राइस कितना 100, तो 90 से 100 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो हमें इंक्रीज परसेंट निकालना है कि यही पूछा गया है कि द न्यू प्राइस इज मोर देन द फॉर्मर, द न्यू प्राइस ओरिजिनल प्राइस से फॉर्मर प्राइस से कितना ज्यादा है। तो इंक्रीज परसेंट मतलब कितने परसेंट ज्यादा है, क्योंकि ऑप्शन से परसेंट में कितने परसेंट ज्यादा है, तो इंक्रीज परसेंट कितना इंक्रीज है, मतलब कितना ज्यादा है। ये 90 है 100 है तो ये कितना है 10, तो 10 बाई 90 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब इसको आप सॉल्व कर लें इजीली, जीरो कैंसिल, 100 बाई 9%। तो सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो न्यू प्राइस है वो फॉरवर्ड प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। सो इट इज 100 बाई 9% मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन, देखिए 5x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये एक फंक्शन है। इसको ब्रेक किया गया है। डेफिनेटली आप डिनोमिनेटर को अगर फैक्टराइज कर देंगे, इसको अलग अलग हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखा है क्वेश्चन देखते हैं एक बार। द फंक्शन 5x माइनस 11 बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 वाज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग द टू फ्रैक्शंस दिस एंड दिस। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। आपको a एंड b की वैल्यू बतानी है। तो सीधी सीधी बात है, कहा गया है कि दिस क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू फ्रैक्शंस। तो लिख देते हैं, ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, a अपॉन x प्लस 2 एंड b अपॉन 2x माइनस 3। यानी ये जो फ्रैक्शन फंक्शन है ये इन दोनों फंक्शंस का सम है, यानी अगर इन दोनों को प्लस करते तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इनको सॉल्व कर देते हैं, ए एंड बी की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। हालांकि और भी ऑप्शंस है लेकिन शायद ये शॉर्टकट यही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 5x माइनस 11 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या होगा इनका, x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3। सो दिस इज a 2x माइनस 3 एंड प्लस b x प्लस 2। ठीक है ना। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखो आप, तो दिस इज x मल्टीप्लाई 2x इज 2x स्क्वायर, x माइनस 3 इज माइनस 3x, 2 2 जा 4x एंड माइनस 2 3 या 6। आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो दिस इज माइनस x, सॉरी प्लस x, कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। यानी ये जो दूसरा राइट हैंड साइड है इसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, और लेफ्ट का डिनोमिनेटर क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो ये डिनोमिनेटर हो गए कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर क्या है 5x माइनस 11, और राइट हैंड साइड में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा
अच्छा, इसको एक मिनट हटा देता हूं, आप लोगों ने समझ लिया होगा, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं इसको। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या था आपका 5x माइनस 11, और राइट हैंड साइड क्या था a 2x माइनस 3 एंड प्लस b x प्लस 2। इनको सॉल्व कर देते हैं। दिस इज 5x माइनस 11, दिस इज मल्टीप्लाई ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट 2ax माइनस 3a प्लस bx प्लस 2b। अब इसको जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ये अरेंज है, कैसे अरेंज है, ए एक्स प्लस बी, मैंने एक्स की टर्म पहले है और उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म है विदाउट एक्स। ऐसे ही राइट को भी अरेंज कर लीजिए, पहले एक्स की टर्म फिर विदाउट एक्स यानी कॉन्स्टेंट टर्म। तो क्या देखें, एक्स की टर्म्स यहाँ पे दो हैं, 2ax एंड bx, दोनों में से अगर आप एक्स कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा आपको 2a प्लस बी, बाकी जो कॉन्स्टेंट्स क्या है, ये माइनस 3a एंड प्लस 2b। कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5, और राइट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2a प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन राइट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है माइनस 3a प्लस 2b, माइनस 3a प्लस 2b, और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है आपका माइनस 11। अब ये दो इक्वेशंस बन गई, इन दोनों को सॉल्व करके हम a एंड b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आप राइट हैंड साइड में, सॉरी, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको नेमिंग कर देते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। b का कोफिशिएंट इसमें 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन 1 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये 4a प्लस 2b एंड इज इक्वल टू 10। और इक्वेशन 2 क्या है आपका माइनस 3a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 11। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दिया, अगर आप माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और फाइनली इस तरीके से ये 2b माइनस 2b कैंसिल, और 10 प्लस 11 इज 21, और 4a प्लस 3a इज 7a, 7a इक्वल टू 21, सो a इक्वल टू 3। तो ऐसे अब मतलब b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख लें कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें a की वैल्यू 3 है, डेफिनेटली वही होगा, क्योंकि नन ऑफ दिस का ऑप्शन तो है नहीं। तो a में a की वैल्यू -1, c में 5, a में इसे -11, सो d इज द राइट आंसर। मतलब यहां हमें b सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। b को कब सॉल्व करते हैं, जब किसी ऑप्शन मतलब दो एक से ज्यादा ऑप्शंस में a की वैल्यू 3 होती, सॉरी ओके। और बाकी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, a इक्वल टू अगर आप यहाँ पे 3 रख देंगे तो 3 2 या 6, b इक्वल टू 5 माइनस 6 यानी कि -1 आएगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये आपको समझाने की वजह से समय लगा, बाकी आप इसको अगर विदाउट समझाए हम करें तो वो जल्दी हो सकता है, तो प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक दो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये एक ट्रायंगल है, लेट दिस ट्रायंगल इज ए बी सी। तो सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान रखें कि अगर ट्रायंगल ए बी सी है, मतलब ट्रायंगल की जो वर्टिसेज आपने ए बी सी लिए हैं, तो ट्रायंगल की जो साइड्स की लेंथ अगर आपको सपोज करनी है तो आप स्मॉल अल्फाबेट में सपोज करेंगे। अगर आप ए बी सी सपोज करते हैं तो देखिए, वर्टेक्स ए की अपोजिट जो साइड है इसकी लेंथ आप स्मॉल ए सपोज करेंगे, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल सी। ये बताइए फिक्स रूल है, ये नहीं कि आप किसी को भी ए किसी को भी बी। मैथमेटिक्स में आगे ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ लॉज हैं, तो उनमें इन्हीं सीक्वेंस में इनकी वैल्यूज को कंसीडर किया जाता है। ओके, सो स्मॉल a इज द वैल्यू ऑफ साइड जस्ट अपोजिट टू द वर्टेक्स a, एंड सिमिलरली ऑल द वैल्यूज आर गिवन। ओके, अब साथियों हम यहाँ पे दो सर्कल बना सकते हैं। एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेज से पास हो, ऐसे आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेज से पास हुआ। इस सर्कल को हम लोग कहते हैं सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, ठीक है ना। और इसकी रेडियस को क्या कहते हैं, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, जिसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यानी कि ये जो सर्कल है सरकम सर्कल, सरकम सर्कल इज अ सर्कल विच पासेस थ्रू वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल।
इज इट क्लियर? और एक सर्कल हम ऐसा भी बना सकते हैं जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करे, मतलब एक ऐसा सर्कल बनाए जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करे। इस तरीके से एक हम सर्कल बना सकते हैं। दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल। देखिए इस सर्कल को हम क्या कहते हैं जो अंदर बनाए, दिस इज कॉल्ड इन सर्कल। और इसकी रेडियस को हम क्या कहते हैं, इन रेडियस, इन रेडियस। और सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस, इन दोनों को फाइंड करने के फॉर्मूले हैं। इन रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से और सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर मतलब ये सर्कम रेडियस और इन रेडियस दोनों ही हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हो तो सर्कम रेडियस इन रेडियस दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, देखिए सर्कम रेडियस यानी कि कैपिटल आर इज ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इन रेडियस यानी स्मॉल आर, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा अपॉन एस। ठीक है ना, यहां पे इसको डेल्टा बोलते हैं हम लोग। ये छोटा सा ट्रायंगल बना है, इसको डेल्टा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, कहते हैं। और इसका मतलब क्या है, देखिए यहां डेल्टा का मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एस स्टैंड फॉर द सेमी पेरीमीटर, ये आप जानते हैं। ठीक है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कम रेडियस क्या होती है, इन सर्कल क्या होता है, इन रेडियस क्या होती है। तो इन सर्कल के बारे फिर से बताऊं, अ सर्कल विच टच पासेस थ्रू या विच टचेज द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सर्कल एंड इट्स रेडियस इज इन रेडियस। तो ये सब समझ गए आप। बाकी सर्कम रेडियस कैपिटल आर, दिस इज ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, एंड इन रेडियस इज स्मॉल आर, इट इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मैं डायग्राम हटा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स क्या है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। सपोज करिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर। मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है ना, आपको देन रेडियस ऑफ द इन सर्कल, इन सर्कल की रेडियस, इन सर्कल की रेडियस को हम क्या कहते हैं, इन रेडियस। यानी आपको स्मॉल आर फाइंड करना है, डेल्टा अपॉन एस। ठीक है ना, यानी इस ट्रायंगल का आपको एक तो एरिया निकालना पड़ेगा, एक एस। तो सबसे पहले बच्चों ये बताइए कि एस क्या होगा। एस स्टैंड फॉर द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 6 + 5 11, 11 + 9 20, 20/2 यानी कि 10। तो एस हो गया। अब आप डेल्टा फाइंड कर लिए, यानी इस ट्रायंगल का एरिया by using Heron's formula. Whenever all the sides of the triangle are given, then you can find the area of the triangle by using Heron's formula. Heron's formula क्या है, s minus a। तो देखिए s कितना है आपका 10 and s minus a यानी 10 minus 5 is 5, 10 minus 6 is 4 and 10 minus 9 is 1। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लिए। 10 5 जा 50, 50 4 जा 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10√2। तो एरिया कितना आ गया आपका 10√2। अब आपको चाहिए इन रेडियस यानी स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका डेल्टा मिला। डेल्टा कितना है आपका 10√2 और एस कितना है 10। तो 10 10 कैंसिल एंड फाइनली इन रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। सो सी इज द राइट आंसर। ओके, तो इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी इन रेडियस हो, सर्कम रेडियस हो, जो भी आप इवेलुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2.25 एंड 0.64। देखिए 2.25 एंड 0.64 मीन प्रोपोर्शन। सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन का मतलब समझिए, एक ऐसी वैल्यू, मीन प्रोपोर्शन मींस एक ऐसी वैल्यू जो पहले रेशियो के साथ जिसका उसका जो रेशियो हो, दूसरे के साथ भी वही रेशियो फॉर्म करे। यानी कि मीन प्रोपोर्शन को मैं सपोज कर लेता हूं x, लेट मीन प्रोपोर्शन बी x। तो अगर x मीन प्रोपोर्शन है तो, और ये मीन प्रोपोर्शन किस किस के बीच में है, 2.25 एंड 0.64। तो मीन प्रोपोर्शन अगर x इन दोनों के बीच का है, इसका मतलब ये है इफ x इज अ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस, देन 2.25 रेशियो x will be equal to x ratio 0.64। इज इट क्लियर? अगर कोई मीन प्रोपोर्शन हो तो पहले वाले के साथ उसका जो रेशियो होता है दूसरे वाले के साथ भी इसी तरीके से बनाता है। ठीक है ना, सो इफ x is a mean proportion between 2.25 and 0.64, then 2.25 ratio x will be equal to x ratio 0.64। बस इसको सॉल्व कर दें। सो दिस इज 2.25 upon x is equal to x upon 0.64।
4, तो x मल्टीप्लाइड x हो गया आपका एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2.25 मल्टीप्लाइड 0.64। आपको x चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 is 1.5 and square root of 0.64 is 0.8, and after multiplication we get 15 8 ja 120, this is 1.2. So B is the right answer. Is it clear? Next question is x raise x and this process continued up to infinite time. ठीक है ना, देखिए x raise x मतलब ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। तो आपको इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो आपको फाइनली सॉल्व करके x की वैल्यू है, इट मींस x रेज इंफिनिटी इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, आपको बड़ी मजा आएगा उस कॉन्सेप्ट को सुन करके। देखिए क्या है कि अगर ओशियन में से अगर हम एक बूंद पानी निकाल लें तो ओशियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओशियन को हम मतलब अनकाउंटेबल उसमें वाटर है, अनमेजरेबल वाटर है, तो उसमें से अगर एक ड्रॉप हम वाटर बाहर ले लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, वो उसकी वैल्यू पहले जैसी ही रहेगी। ऐसे ही ये एक्सरेज एक्स ये इनफिनाइट टाइम है, तो उसमें से अगर हम इस एक्स को हाइड कर दें तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसकी भी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तो ये बताइए, इसको अगर मैं हाइड कर दूं तो व्हाट इज दिस इज एक्सरेज इनफिनिट टाइम, और इसकी वैल्यू कितनी है 3। बात समझ में आया आपको? तो हम क्या करेंगे, इस x को तो यही रख लिया आपने, और एक्सरेज x की जो वैल्यू 3 है, मतलब इसको हाइड करने पे भी तो ये एक्सरेज अप टू इनफाइनाइट टाइम ही है, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है 3, तो हम लोग वही वो ड्रॉप वाली कंडीशन, ये देखिए थोड़ा बोर्ड गंदा हो गया है, तो जो मैंने आपको ओशियन वाला एग्जांपल दिया था कि एक ड्रॉप हम हटा लिया आपने, इसमें से हमने एक एक्स को हाइड कर लिया, तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी जो रिमेनिंग पोर्शन है दिस इज आल्सो इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा, ये x is 3 इक्वल टू 3, सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, सो वी गेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3। ओके, सो B इज द राइट आंसर। इससे लगे हुए एक क्वेश्चन छोटा सा और देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा होता एक्स रेज अप टू इनफाइनाइट टाइम इज इक्वल टू 2, तो सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करते, इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज 2, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड फाइनली एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस डायग्राम शोज अ रेगुलर पेंटागन। चलिए भाई देखिए, रेगुलर पेंटागन शो हो रहा है, तो आपको बताना है एंगल ACE, यानी आपको इस एंगल की वैल्यू बतानी है। ये इसमें मैं डार्क कलर ले लेता हूं तो आपको समझ में आएगा शायद। देखिए आपको इस एंगल की वैल्यू बतानी है, दिस इज ACE, ठीक है ना। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्वेश्चन में गिवन है कि रेगुलर पेंटागन, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रेगुलर पेंटागन का हर एंगल कितना होता है। तो रेगुलर पेंटागन सभी एंगल्स इसके इक्वल होते हैं, सो ईच एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पेंटागन है तो कितनी होंगी, 5 होंगी। अच्छा, तो इसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स के सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अगर कोई पॉलीगन है जिसमें n साइड्स हैं तो उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन whose n containing n sides क्या होता है, n minus 2 multiplied by 180 डिग्री। ओके, तो हमारे पास रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर छोड़िए मतलब पेंटागन है, तो पेंटागन में n की वैल्यू कितनी होगी 5, तो इसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा 5 minus 2 यानी कि 3, एंड 3 मल्टीप्लाइड 180, तो 3 मल्टीप्लाइड 180 होगी इसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम। ठीक है ना, 100 3 मल्टीप्लाइड 180, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो सभी इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो एक इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, सो दिस इज 5 36 जा, और कितना हो गया 108 डिग्री, यानी कि इसके सभी इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे 108, यानी कि ये 108 होगा, ठीक है ना, और ये भी 108 होगा। अब डायग्राम में अगर आप फोकस करें तो ये रेगुलर पेंटागन है, यानी इसकी सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है ना। तो मैं फोकस कर रहा हूं ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABC आपको कैसा दिख रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि AB एंड BC दोनों इक्वल हैं, तो इसमें अगर ये एंगल x होगा तो ये एंगल भी x होगा,
क्यों होगा? क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिंस टू साइड्स आर इक्वल सो इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इस ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो x प्लस 108 इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा आपका 36। ओके, और ये 36 हुआ, मैं अलग से डायग्राम शो कर देता हूं आपको। दिस इज ए सी ई, ठीक है ना? ये कितना हो गया आपका? 36, और ये कितना हो गया? 36, ठीक है ना? और तो ये एक 36, इधर भी तो ये 36 हो जाएगा, तो ये 36 भाई ये तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये 36 ये 36 और पूरा एंगल आपको पता है कितना है कि 108 है। तो मिडिल में कितना रह गया? अगर ये y है सो x प्लस वाई प्लस एक्स, यानी देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 108 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी है? 36, so 36 plus 36 is 72, so y is equal to 108 minus 72 and this is again 36 degree, so finally angle ACE is equal to 36 degree. Next question is, चलिए कलर बदल लेते हैं। ओके, अहमद सैलरी इज 25% मोर देन मुकेश सैलरी। यहाँ पे दो बच्चे हैं, अहमद एंड मुकेश। अहमद सैलरी इज 25% मोर देन मुकेश सैलरी। अब अहमद की सैलरी, अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड में क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन अगर 100 सपोज का करें तो थोड़ा आसान होगा। क्यों होगा? क्यों 100 का कोई भी परसेंट कैलकुलेट करना इजी होता है, ओरल होता है। तो अहमद सैलरी इज 25% मोर देन मुकेश सैलरी। अगर मुकेश की सैलरी 100 है तो अहमद की सैलरी कितनी होगी? उससे 25% ज्यादा। तो 100 25% ऑफ 100 इज 25, यानी अहमद की सैलरी कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 25 दैट इज 125। ओके, तो अहमद सैलरी इज 25 मोर देन मुकेश सैलरी बाय व्हाट परसेंट? मुकेश सैलरी लेस देन अहमद सैलरी। ये पुराना क्वेश्चन, एक ऐसा पहले भी डिस्कस किया था मैंने। अहमद की सैलरी मुकेश से 25% ज्यादा है, तो आपको बताना है कि अहमद की सैलरी से मुकेश की सैलरी कितने परसेंट कम है। तो पहले ये बताओ, डिक्रीज बताना है कि बाय हाउ मच परसेंट मुकेश सैलरी लेस देन अहमद। तो मुकेश की सैलरी अहमद से कितनी कम है? इसकी सैलरी 125 है, इसकी सैलरी 100 है, कितनी कम है? 25 रुपीज कम है। मुकेश की सैलरी किससे कंपेयर हो रही है? अहमद से सैलरी हो रही है। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि जिससे कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो मुकेश की सैलरी कितनी कम है? 25 रुपीज कम है। किससे कम है? अहमद से। तो अहमद की सैलरी डिनोमिनेटर में रखेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई 100%। हमेशा ध्यान रखें, इंक्रीज डिक्रीज जो भी निकालना है तो इंक्रीज निकालना है तो न्यूमरेटर में लिखिए, डिक्रीज लिखना है तो फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में लिखिए, और किससे इंक्रीज या डिक्रीज है उसकी वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में, यानी जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाइड बाय 100%। सॉल्व कर दिए, 25 5 जा एंड 5 20 जा। सो फाइनली मुकेश सैलरी इज 20% लेस देन द सैलरी ऑफ अहमद। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A and B can do some work together in 8 days। देखिए A B दोनों मिलकर के किसी काम को 8 डेज में कर सकते हैं, while A can do this on in 12 days। अकेले A इस काम को, तो पहले मैं शुरुआत करता हूं, A अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? 12 डेज में, ठीक है ना? आप ये फाइंड कर लीजिए कि वन डे वर्क DW, वन डे वर्क ऑफ A कितना हो जाएगा? वन डे वर्क ऑफ A इज 1/12, ठीक है ना? आपको फाइनली बताना है कि हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू डू द वर्क अलोन। बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है? सपोज कर लीजिए, लेट बी कैन डू द वर्क अलोन इन x डेज। सो वन डे वर्क ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1/x। ए अकेले एक दिन में 1/12 वर्क करता है, बी अकेले एक दिन में 1/x वर्क करता है। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? ए एंड बी टुगेदर वन डे वर्क कितना होगा? 1/12 प्लस 1/x। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 8 डेज। दोनों मिलकर के पूरा काम 8 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर के? 1/8। तो ए एंड बी का वन डे वर्क अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना होगा? 1/8। हम लोगों के अकॉर्डिंग ए एंड बी दोनों का वन डे वर्क 1/12 प्लस 1/x है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए एंड बी दोनों का वन डे वर्क 1/8 है। दोनों अगर सही है तो ये दोनों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। बस यहां से सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, तो कितना होगा? 1/x इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12।
एलसीएम फाइंड कर लीजिए इनका, एलसीएम कितना हो जाएगा 48। ओके, सो 8 6 जा एंड -12 4 जा, 6 - 4 इज सॉरी एलसीएम 48 नहीं 24, मैंने 48 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 - 4 इज 2, 2/48, इसको कैंसिल कर दें, दिस इज 1/24, यानी कि 1/x इज इक्वल टू 1/24। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 24। इट मींस बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज। वो जल्दी में मैंने एलसीएम 48 लिख दिया, तो इसको आप समझ ले 48 नहीं 24 है, बाकी 48 के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन तो सही की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन द डोमेन कैन नॉट बी डिफाइंड। पहले आप ये समझे कि डोमेन क्या होता है। डोमेन वेरिएबल की वो वैल्यूज होती हैं जो आप इनपुट की फॉर्म में दे सकते हैं, यानी क्वेश्चन में जो एक्स की प्लेस पे पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होगा सर हम पुट तो कुछ भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन पुट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो डिफाइंड होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शंस में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन दिया हुआ है। कौन सा फंक्शन दिया हुआ है स्क्वायर रूट, और आपको पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शंस आर ओनली डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, यानी स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप जो भी इसमें पुट करें फाइनली वो सॉल्व करके कैसा होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। इज इट क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि व्हाट आर द इनपुट्स, यानी व्हाट इज द डोमेन। ओके, चलिए चेक करते हैं। जैसे ए ऑप्शन है, इसमें दो फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 6, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप एक्स की 0 रख सकते हैं, 0 से बड़ी वैल्यू रख सकते हैं। यहां पे ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई -6 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो फाइनली दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा ग्रेटर देन 0, यानी इस पार्ट में हम डोमेन को डिफाइन कर सकते हैं। डोमेन क्या होना चाहिए इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, चलिए दूसरे पार्ट में देखते हैं। पहले इस फंक्शन को लीजिए, x - 8 शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मींस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट है इसको लीजिए, ये है आपका 5 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि -x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5। और देखिए यहाँ पे इनइक्वलिटी आ गई। मैंने आपको पहले भी बताया कि इनइक्वलिटी में जब माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं या कैंसिल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वलिटीज इक्वलिटी से डिफरेंट बिहेव करती हैं। तो यहाँ पे क्या बिहेव करती हैं, ग्रेटर देन साइन कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर कन्वर्टेड इनटू ग्रेटर हो जाता है। तो मैं माइनस अगर कैंसिल करूं तो क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब इन दोनों रिजल्ट्स को अगर आप चेक करते हैं, देखिए नंबर लाइन पे मैं ड्रॉ करता हूं इनको, ये आपका 8 है और ये आपका 5 है। देखो यहां भी इक्वल साइन है, यहां भी इक्वल साइन है, यानी आप इसको डार्क कर दीजिए कि ये हमारे आंसर में आएंगे। अब देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 एंड ग्रेटर देन 8, यानी 8 होगा और 8 से सभी बड़ी वैल्यूज हमारे आंसर में होंगी। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 एंड लेस देन 5। तो क्या इन दोनों में इसमें कुछ कॉमन है, कोई ऐसी वैल्यू है जो दोनों को सूट करती है, दोनों में कॉमन हो? नो, क्योंकि ये 5 से छोटी है, 8 से बड़ी है, यानी यहाँ पे x के लिए कोई कॉमन वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि सेकेंड पार्ट में हम डोमेन डिफाइन नहीं कर सकते। x की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है जो दोनों फंक्शंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। ओके, सो बी इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस को आप चेक करके और देख सकते हैं, आप देखेंगे कि सी एंड डी दोनों में कोई ना कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जैसे वीडियो देखते हैं उसमें कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है या इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते समय आपको और कोई क्वेरी आती है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करते हुए वीडियो को बनाएंगे हम लोग। और बाकी अगर अलीगढ़ से अगर आप लोकल में हैं तो आप ऑफलाइन भी कोचिंग को अप्रोच कर सकते हैं। कोचिंग में आकर के आप किसको इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो बाकी देखिएगा, वॉच करिएगा। और ये अगर आप इंटरेस्टेड हो, यहाँ की बातें आपको समझ में आ रही है, पढ़ाई समझ में आ रही है, तो ऑफलाइन भी सेम पैटर्न पे क्लासेस चल रही हैं। आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कंसल्ट करके डिटेल ले सकते हैं, अपने को यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।